ऑकलैंड के जमाने में वो रूस में शिफ्ट हो गया। अंग्रेजों को ये लगता था कि रूस जो है हमला कर सकता है, जबकि रूस का ऐसा कोई प्लान नहीं था। उस जमाने में कम्युनिकेशन इतना होता नहीं था, तो रूलर्स ने अगर कहीं कुछ बना लिया अड्डा, या कहीं कुछ जो है वो इंटेलिजेंस से थोड़ा भी इनपुट मिल गया, या उनके बिहेवियर से लगा उन्होंने किसी एनिमी को बुला लिया, तो उसी से गैस हो जाती थी चीजें। कई बार वो सही भी साबित नहीं होती थी। ये आप 5 7 10 साल जो है रशियन डेंजर के पीरियड थे, जिसमें ये लगा कि भाई रूस से खतरा हो सकता है, जबकि रूस से कोई ऐसा वर्चुअल खतरा नहीं था, लेकिन था तब। तब के गवर्नर जनरल ये समझते थे, या ब्रिटेन में ऐसा भय था। तो इस पीरियड में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो अफगानिस्तान और सिंध पे ध्यान दिया। इस पीरियड में मैक्सिमम जो चीजें हुई है वो अफगानिस्तान और सिंध में है। इसीलिए, और बचा भी कुछ नहीं था बहुत ज्यादा। और मैंने आपको रणजीत सिंह का पढ़ाई दिया कि जब तक वो जीवित रहे तब तक संबंध रहे, उसके बाद के तो एंग्लो सिख वार में फिर पता नहीं हो गया। मैं सेकंड एंग्लो सिख वार भी आपको पढ़ा चुका हूं, जो कि डलहौजी के पीरियड में हुआ था। अब ऐसा समझिएगा अफगानिस्तान एपिसोड क्या था। अफगानिस्तान बेसिकली 1826 से ही वहां पर एक राजा राज कर रहा था, जबकि वहां का बादशाह था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद, और उसका एक दुश्मन था, मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जिसका नाम था शाह शुजा। और शाह शुजा मिल गया अंग्रेजों से। शाह शुजा बेसिकली काबुल की गद्दी बैठना चाहता था, और इस मामले में उसने अंग्रेजों की सहायता ली, रणजीत सिंह की सहायता ली, लेकिन सफल नहीं हुआ। ये उसने प्लान किया था 1834 में। अभी देखिए रणजीत सिंह जिन्ना है, मैं इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। बैकग्राउंड तो खैर इसकी बहुत लंबी है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्टीमेटली शाह शुजा जो है सक्सेस नहीं कर पाया कि वो दोस्त मोहम्मद को हटा के खुद अफगानिस्तान की गद्दी बैठ जाए। भाई बोलते रहो, हाँ बोलते रहो, पीछे से नहीं, मुझे लगेगा कि आप लोग सुना ही नहीं दे रहा आपको। यस सर। यस सर। लेकिन कुछ इशू ऐसे हुए जिससे कि रणजीत सिंह और दोस्त मोहम्मद में ठन गई, और वो था बेसिकली पेशावर पर नियंत्रण। पेशावर आज पाकिस्तान में है, इस पर नियंत्रण, इस पर रणजीत सिंह का नियंत्रण हो गया था। दोस्त मोहम्मद इस पर अपना नियंत्रण चाहता था। दोस्त मोहम्मद किसी भी कीमत पर पेशावर को वापस चाहता था। और जहां तक अंग्रेजों का भय था कि साहब दोस्त मोहम्मद अगर हमारे फेवर में नहीं आया, या वहां का जो भी रूलर है वो हमारा अगर साथी नहीं हुआ, तो उन्हें खतरा सबसे बड़ा ये था कि रशिया से हमारे ऊपर हमला हो सकता है, रशिया अपने एम्पायर को हमारे बिल्कुल बगल में लाके खड़ा कर सकता है। लेकिन स्थिति उल्टी थी। जितना शाह शुजा से और रणजीत सिंह से और अंग्रेजों से दोस्त मोहम्मद डरता था, उतना ही वो भी रशिया से ही डरता था। उसे खुद डरता कि रशिया मेरे साम्राज्य को न निकल जाए। अब डेवलपमेंट ये हुआ कि 1834-35 के आसपास रशिया का एक एम्बेसडर आया अफगानिस्तान में, और उसको दोस्त मोहम्मद ने अच्छे से वेलकम किया। उस जमाने में कोई वीडियोग्राफी तो होती नहीं थी। ये न्यूज कलकत्ता पहुंची, क्योंकि तब की कैपिटल कलकत्ता ही थी। तो अंग्रेजों को ये भय लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है दोस्त मोहम्मद जो है वो रशिया से मिल करके हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर दे। ऐसे पीरियड के अंग्रेजों की जेब में एक शाह शुजा नाम का व्यक्ति था, जो मूलतः उसी खानदान से था। तो अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि क्यों ना शाह शुजा को गद्दी बैठा दिया जाए दोस्त मोहम्मद को हटा के। और एक बेवकूफाना प्लान, बेवकूफाना इसलिए कहेंगे कि उसका कोई परिणाम नहीं होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं।
एक बेवकूफाना प्लान लॉर्ड ऑकलैंड महोदय के द्वारा बनाया गया। प्लान क्या था? प्लान था एक लंबी चौड़ी सेना का गठन और सिखों की रणजीत सिंह की सेना और अंग्रेजी सेना मिलकर के दोस्त मोहम्मद को वहां डिथ्रोन करेगी, यानी उसे हटाएगी, और शाह सुजा को उसकी जगह गद्दी में बैठा लेगी। भाई ऐसे आप किसी भी रूलर को कैसे इम्पोज कर सकते हैं? अफगानिस्तान की हाल ही घटनाओं से आपने देखा कि वहां अमेरिका द्वारा इम्पोज कौन थे, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं तो, जो वहां से फरार हो गए थे राष्ट्रपति अभी, क्या नाम था उनका? अफसर गनी सर, अफसर गनी। अच्छा, सेम वाज द कंडीशन, सेम वाज द कंडीशन। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां कब्जा करना बहुत आसान है, लेकिन वहां के रिटेलिएशन को झेल पाना बहुत मुश्किल है। इस केस में भी यही हुआ, यानी इतिहास में यही बताया, ये पहले भी हो चुका है जो अफसर गनी वाला हुआ। अब ऑकलैंड के सामने 3 विकल्प थे। जो किताब मेरे सामने रखी हुई है इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। पहला विकल्प था कि he wanted to establish a cordial relation with the English in order to get rid of the fear of the Russian invasion। जब वो दोस्त मोहम्मद के साथ ही दोस्ताना संबंध एस्टैब्लिश कर ले। दूसरा उसके सामने विकल्प ये था कि पेशावर पुणे दोस्त मोहम्मद को वापस मिल जाए और रणजीत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों का सपोर्ट मिल जाए। जब ये सब नहीं हुआ तो अल्टीमेटली उसने रशिया की तरफ मूव किया। उसे लगा कि रणजीत सिंह के खिलाफ अंग्रेज हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो रणजीत सिंह की बहुत अच्छी मित्रता है। खैर, सेम हॉस्टिलिटीज इधर थी कि भाई ये दोस्ताना संबंध दोस्त मोहम्मद के साथ एस्टैब्लिश करें या उसे रिमूव करें। ऑकलैंड ने दोनों ही मेथड अपनाए, दोस्ताना संबंध एस्टैब्लिश करने का भी प्रयास किया और रिमूव करने का भी। हुआ क्या, 1837 में अंग्रेजों ने एक 12 हाई लेवल मिशन अफगानिस्तान भेजा सर अलेक्जेंडर बर्न के नेतृत्व में। अलेक्जेंडर बर्न के नेतृत्व में एक मिशन गया वहां, जो काबुल में गया, और वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि ब्रिटेन का एम्बेसडर भी बन के गया। उसने कहा मुझे अंग्रेजों से कोई समस्या नहीं है, मैं तो उनका दोस्त हूं, लेकिन मुझे समस्या ये है कि अंग्रेज शाह सुजा को शरण न दें, क्योंकि वो मेरा राइवल है, विरोधी है, और रणजीत सिंह से मुझे पेशावर दिलवाने में मदद करें। लेकिन अल्टीमेटली अंग्रेज रणजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इस बात से चुप्पी साध ली। तो इस तरह से जो अलेक्जेंडर बर्न वहां गए थे वो खाली हाथ ही लौटे, कुछ लाभ नहीं हुआ उससे। जब उसे लगा कि अलेक्जेंडर बर्न यहां आया तब भी काम नहीं बना, तो उसने रशिया की तरफ मुंह देखा, और रशिया वाली खबर जो है बर्न ने आकर के ऑकलैंड को दे दी कि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं वहां काबुल में। दोस्त मोहम्मद बेसिकली एक छलावा किया उसने एक तरह से। वो वास्तव में रशिया से नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये दिखाया कि रशिया से मैं चाहता हूं ताकि अंग्रेज मेरे नजदीक आ जाए, कि भैया तुम रशिया से मत करो, हमसे कर लो समझौता।
दूसरा नाटक हो गया कि जब रशियन एम्बेसडर आया तो उसका बड़ा जोर शोर से काबुल में स्वागत हुआ। ये बात अलेक्जेंडर बर्न को नागवार गुजरी, तो नतीजा ये निकला कि अलेक्जेंडर बर्न ने और नमक मिर्च लगा करके बता दी चीजें। खैर, अब ऑकलैंड को ये यकीन हो गया कि इस दोस्त मोहम्मद के पत्ता साफ कर दिया जाए, और दोस्त मोहम्मद की जगह कौन आएगा? उसी का चचेरा भाई और शाह शुजा। खैर, एक त्रिपक्षीय सेना बनाई गई। सेना क्या थी? शाह शुजा में तो कोई सेना थी नहीं। रणजीत सिंह की कुछ सिख आर्मी ली गई और मेन अंग्रेज सेना ली गई, बंगाल आर्टिलरी। और पंजाब में जहां आज फिरोजपुर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रैंड परेड कराई गई। और ये जो त्रिपक्षीय सेना है, इसने अफगानिस्तान की तरफ कूच किया कि ये सेना जाएगी और अफगानिस्तान में जाकर दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को उसकी जगह बैठा देगी। और शाह शुजा के साथ ये शर्त रख दी कि किसी विदेशी से संबंध नहीं रखोगे, हमसे पूछे बिना। और तमाम तरीके की शर्तें उस पर लाद दी, लेकिन चूंकि उसे गद्दी मिल रही थी तो उसने कोई बात नहीं, उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि पेशावर का भी मैं छोड़ दूंगा। रणजीत सिंह को यही चाहिए था कि पेशावर पर कोई क्लेम ना करे। दोस्त मोहम्मद पेशावर पर क्लेम कर रहा था। साथ ही साथ उसने कहा कि भाई मैं इंग्लिश रेजिडेंट भी रखूंगा वहां। अंग्रेजों को ज्यादा क्या चाहिए था। और ये ट्रिपल अलायंस साइन हुआ 1839 में। ये तो इनकी कहानी थी। अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत कुछ और थी। जमीनी हकीकत ये थी कि दोस्त मोहम्मद को अफगानी हटाना नहीं चाहते थे। दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। और यही हुआ। एक पूरी आर्मी जब गई तो रास्ते में ये खैबर दर्रे से निकल करके काबुल को उन्होंने कब्जा लिया, हेरात को कब्जा लिया। और इवन 1-1.5 साल बीत गया। बड़े बड़े आर्मी के जनरल गए जो बाद में वहां मारे गए। जनरल एल्फिंस्टन और जनरल मैकनॉटन, इनके नेतृत्व में जो सेना गई, इसने वहां जीत दर्ज करी, लेकिन बाद में यही मारे गए। रणजीत सिंह ने थोड़ी सी चतुराई भी दिखाई। चतुराई ये थी कि रणजीत सिंह ने अपने एरिया से ब्रिटिश सेना पास नहीं होने दी। अपनी आर्मी का कुछ हिस्सा तो जरूर भेजा, लेकिन अपने एरिया से नहीं पास होने दिया। एक्चुअली फिर वो आर्मी पंजाब से ना निकल करके सिंध से होकर के गई। ऑकलैंड ने सिंध के अमीर, देखिए कि ध्यान रखिएगा, उस पीरियड में सिंध अलग राज्य था। ऑकलैंड ने उस पीरियड में सिंध का जो अमीर था, सिंध के अमीर के साथ की पॉलिसी भी बताऊंगा, अंत में सिंध का विलय कर लिया। सिंध एक अलग राज्य था। सिंध के अमीर को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि इस आर्मी को आप निकल जाओ। तो सिंध के अमीर की औकात भी नहीं थी कि वो रोक पाए। और इस पूरी सेना ने कंधार, गजनी, काबुल सब पर कब्जा कर लिया। दोस्त मोहम्मद काबुल छोड़ के भाग खड़ा हुआ और शाह शुजा जो है उसकी जगह बादशाह बना दिया गया। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने ये लिखा है कि शाह शुजा की एंट्री
काबुल में इस तरह से जैसे किसी की मैयत निकल रही हो, मतलब कि पब्लिक का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। दोस्त मोहम्मद की मजबूरी बन गई, अल्टीमेटली भाग तो गया वहां से, लेकिन उसने अंग्रेजों के सामने हाथ टेक दिए, घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया और उसे पॉलिटिकल प्रिजनर बना के कलकत्ता भेज दिया गया अफगानिस्तान से, और उसे पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा दे दिया गया, मारा नहीं। अभी तो कहानी अभी बाकी है, इसमें दोस्त मोहम्मद को फिर से सत्ता मिलेगी। महीने 2 महीने बाद अंग्रेजों को ये रियलाइज होने लगा कि भाई अभी सेना वापस जाए, लेकिन वहां जो लोकल आर्मी ऑफिसर पोस्टेड थे उनका ये ओपिनियन था कि शाह सुजा में चूंकि वहां पॉपुलर नहीं है बिल्कुल भी, तो अफगान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए यहाँ आर्मी की कंटीजेंट छोड़नी पड़ेगी। तो जनरल एल्फिस्टन को कमांडर बना के वहां छोड़ दिया गया, जनरल नॉट, जनरल सेफ, कई सारे आर्मी के जनरल वहां बड़े बड़े मेंशन बनाकर रहने लगे, उन्हें बड़े बड़े महल अलॉट हो गए। इवन एक जनरल ने तो अपनी लड़की की शादी भी कर दी वहां। वही हुआ जिसका डर था। लगभग 1 वर्ष बाद काबुल की गलियों में विस्फोट होने लगे, भीड़ सड़कों पर उतर आई और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के घरों पर हमला बोल दिया। लीडर कौन था? लीडर था दोस्त मोहम्मद का लड़का अकबर खान। सेना इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पूरे एरिया में फैली हुई थी अफगानिस्तान के में, वो लगभग 20,000 के आसपास थी, कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 8,000, इस तरह से। अकबर खान ने वहां उपस्थित जो अंग्रेज जनरल था मैकनॉटन, उसे कंपेल किया कि आप हमसे एक ट्रीटी साइन करिए। खैर जैसे तैसे उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी कि अंग्रेज जनरल को अधिकार तो था नहीं बिना वाइस गवर्नर जनरल की अनुमति के। लब्बो लुबाब यह है कि नवंबर दिसंबर 1841 से लेकर जनवरी 1842 तक ये सब ड्रामा चलता रहा, और जनवरी 42 में जनरल एल्फिस्टन ने ये डिसाइड किया कि ये जितने बचे कुचे 16, 17, 18,000 सैनिक इन्हें लेकर के वापस चला जाए। रास्ते में अफगानों ने जितने भी दर्रे थे और वो थे घाटियां, वहां अपनी पहले एम्बुश लगा रखे थे। अब इस सोल्जर्स के अलावा इसमें इनकी बहुत सारे, जिसे कहना चाहिए, नौकर चाकर भी थे, लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, सब था, पूरी फैमिली ले गए थे अंग्रेज। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3-4 दिन तक और रातों तक ये लोग वापस आने के दौरान इन पर अफगानों ने रह रह करके हमले किए, और उसका बड़ा ही दुखद परिणाम यह हुआ कि एक बहुत फेमस पेंटिंग आज भी इंग्लैंड के बर्किंघम म्यूजियम में रखी हुई है। उसमें एक डॉक्टर ब्राइडन का चित्र है। डॉक्टर ब्राइडन घोड़े पर बैठ करके आ रहे हैं जलालाबाद के किले पर। ही वॉज द सोल सर्वाइवर। 16,000 से लेकर 19,000 की सेना में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा, जिसका नाम था डॉक्टर ब्राइडन। बाकी सब अफगानों ने पत्थर, ईंट, गोली, बारूद, एम्बुश, सबका प्रयोग करते हुए सबको मारा, एक भी नहीं बचा। तो आपने अभी जो हाल में जो 2-3 महीने पहले पिक्चरें देखी हैं, वो पिक्चरें तो 1842 में भी चली थी। ये पिक्चर तो 1980 में भी चली थी रशिया के साथ। डॉक्टर ब्राइडन वॉज द सोल सर्वाइवर, केवल एक व्यक्ति जीवित बचा। शाह शुजा को पीट पीट करके मार दिया गया।
ऑकलैंड की इस प्रथम अफगान युद्ध ने लगभग 15 बिलियन डॉलर और 20,000 जिंदगियां ली। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। इट प्रूव टू बी ए नाइटमेयर। तो प्रथम अफगान युद्ध का जो परिणाम है वो ये है। अब ये एपिसोड कम बड़ा तो था नहीं। अल्टीमेटली कंपनी ने ऑकलैंड को वापस बुला लिया और 1842 में ऑकलैंड की जगह लॉर्ड एलनबरो को नया गवर्नर जनरल बना के भेजा। फरवरी में ही, 1 महीने बाद ही ये घटना होने के ऑकलैंड को वापस बुला लिया और उसे इस उद्देश्य से भेजा गया एलनबरो को कि अफगानिस्तान में जो अंग्रेज मारे गए, सेना मारी गई और उससे जो पूरी दुनिया में बदनामी हुई, उस चीज को तुम्हें रेस्टोर करना है, मतलब उस प्राइड को फिर से कायम करना है। अब एलनबरो ने क्या विकल्प था? दोबारा से हमला करना, यही एक विकल्प था, उसमें विकल्प था नहीं। ने प्लान किया कि बड़ी सेना इकट्ठी की जाए और अफगानों को मिलिट्री पावर से दबाया जाए। और एक बहुत भारी भरकम सेना एलनबरो ने बनाई जो उसी खैबर पास से होते हुए फिर पास हुई और इस सेना ने पुनः काबुल और गजनी पर हमला करके उसे कब्जा लिया और जिन जिन जगहों पर अंग्रेज अधिकारियों को पीट पीट करके उनके घरों में मारा गया था, उन जगहों पर लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। काबुल का एक बहुत फेमस बड़ा बाजार हुआ करता था, उस पूरे बड़े बाजार पर गोले बरसाए गए। गजनी का जो किला था वो तोड़ दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ गई कि अफगानिस्तान पर उनका भेजा हुआ प्रतिनिधि वहां जम नहीं पाएगा। मजबूरन जो दोस्त मोहम्मद कलकत्ता में उन्होंने अपना प्रिजनर बना रखा था, कैदी बना रखा था, उसे विश्वास में लेके उसे पुनः सत्ता सौंप दी और 1855 आते आते देखिए कहां से था, 1842 से 1855, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि दोस्त मोहम्मद की कोई मंशा रशिया के साथ मिलकर के हिंदुस्तान पर हमला करने की नहीं थी, न रशिया की कोई मंशा। तो फर्स्ट अफगान वार केवल गलत फहमियों का परिणाम था और दोस्त मोहम्मद जब तक जिंदा रहा, 1863 तक जिंदा रहा वो, तब तक वो अंग्रेजों का मित्र बना रहा। इवन जो अकबर खान उसका लड़का था, वो दोस्त मोहम्मद पर तो ये भी बात में आरोप लगा कि अकबर खान को उसने जहर दिलवा दिया अपने ही लड़के को, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि कहीं मेरा ही लड़का कब्जा न कर ले मुझे हटाकर। खैर, ये प्रथम अफगान वार का स्टोरी था। एलनबरो के पीरियड में जो महत्वपूर्ण काम हुआ है वो है 1843 में सिंध का विलय। सिंध का अमीर हुआ करता, तो वहां के राजा को अमीर कहा जाता। एक बार सेना सिंध से क्या गुजरी, सिंध की आफत आ गई
अंग्रेजों को लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा क्यों ना इस पर कब्जा ही कर लिया जाए या इसे अपने ही उसमें ले लिया जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में अफगानिस्तान और सिंध इन्हीं पर फोकस रखा है। अब सिंध का विलय की कहानी सुन लीजिए। लॉर्ड ऑकलैंड ने ही इस कहानी की शुरुआत कर दी थी और लॉर्ड ऑकलैंड ने सिंध के अमीर से 21 लाख रुपए मांगे और कहा अगर ये पैसा नहीं मिला तो सिंध पर हम कर लेंगे कब्जा। अमीर ने संधि कर ली कंपनी के साथ। संधि तो वही थी, सब्सिडरी अलायंस, जिसमें कंपनी को रक्षा की जिम्मेदारी और अमीर के खाते में पैसा देना। पैसा तय हुआ कि भाई 3 लाख रुपए सालाना दूंगा। एलन बरो के पीरियड आते आते उन्हें ये लगा कि सिंध पर हमारा फ्रंटियर पहुंचना चाहिए, हमारी सीमाएं सिंध में होनी चाहिए, सिंध के पार, तो सिंध हमारे पास होना चाहिए। लॉर्ड एलन बरो ने, क्योंकि सिंध का अमीर सारी शर्तों को पूरा कर रहा था, तो लॉर्ड एलन बरो ने एक ट्रिक अपनाई कि अपना एक वहां जो रेजिडेंट था वो एक ऐसा आदमी बना के भेजा और उससे ये कहा कि वहां एक ऐसी वहां से रिपोर्ट बना के भेजो कि यहाँ बड़ा अफरा तफरी का माहौल है, यहाँ कैओस है, सब तरफ यहाँ सभी तरफ जो है वो अराजकता है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। और इस कार्य को निभाया चार्ल्स नेपियर ने, सर चार्ल्स नेपियर को वहां बना के भेजा। और सर चार्ल्स नेपियर ने एक भारी भरकम रिपोर्ट वहां से बना के भेजी। और बल्कि सर चार्ल्स नेपियर ने एक बाद में स्टेटमेंट भी दिया, वो ये था कि सिंध पर कब्जा करने का हमारे पास कोई आधार ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे क्योंकि हमारे एम्पायर को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी धूर्तता है जो हम करेंगे। अल्टीमेटली कहानी ये हुई, बीच में कुछ और भी डेवलपमेंट हुआ, उससे आपको कोई बहुत मतलब नहीं होगा कि 1843 में एलन बरो के पीरियड में ही सिंध का विलय हुआ। अगर सिंध का विलय आए तो एलन बरो पर ही टिक करिए। तीसरी एलन बरो के पीरियड में जो घटना हुई वो थी ग्वालियर में विद्रोह हुआ था। तो ग्वालियर के विद्रोह क्या हुआ था, थोड़ा सा वार हुआ था हल्का फुल्का। तो ग्वालियर में पूरी तरह से एक मंत्री परिषद अपनी बनवा दी, अपने ही रेजिडेंट को निर्णय करने का अधिकार दे दिया। ये एलन बरो के पीरियड में हुआ था और इससे ज्यादा कोई चीज एलन बरो के पीरियड में नहीं हुई है। तो ये अब 1844 तक हम लोग आ गए हैं। एलन बरो का जो पीरियड है वो 1842 से 1844, केवल 2 साल रहा है। नेक्स्ट वाइसरॉय, नेक्स्ट गवर्नर जनरल इज लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 1848।
और इसके बाद के जो गवर्नर जनरल हैं उनका मैं और डिटेल में बताऊंगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में कई सारी चीजें हुई। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में रविवार का अवकाश कब से शुरू हुआ? एनीवन? हैं? 43 से सर, 1843 हैं? 1843 से। एक आदमी बोलो यार, एक एक करके। 1843 से। परीक्षा मंथन में लिख रहा था क्या? सर 1844 से शुरू हुआ है स्कूल कॉलेज में। किसमें दिया है ये? पूछा गया है क्या ये सवाल? पूछा गया है क्या ये सवाल? पूछा तो नहीं गया होगा, मुझे लग रहा है कि सर आया है ये। नहीं पूछा गया किस है। किताब में दिया? इतने लोगों को पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हैं? किरण क्या है? किरण पब्लिकेशन की बुक से सर। अच्छा, जी सर। समझ लीजिए लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में ही शुरू हुआ था संडे का अवकाश। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में ये कहा जाता है कि उसके द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू की गई जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गंगा कैनाल है, अपर गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल। अपर गंगा कैनाल जो बुलंदशहर तक आती है और बुलंदशहर के बाद एक ब्रांच इटावा बन जाती है और एक कानपुर ब्रांच बन जाती है उसकी। और लोअर गंगा कैनाल जो नरोरा से निकली है, जो फिरोजाबाद में जेड़ा गांव के पास से 2-3 भागों में बट जाती है और पूरे ऑलमोस्ट फरुखाबाद और इधर मैनपुरी और इस पूरे एरिया को इरिगेट करती है। ये पूरा आइडिया हार्डिंग के पीरियड का, इंप्लीमेंट डलहौजी के पीरियड में हुआ है। रेलवे के इंट्रोडक्शन का आइडिया भी हार्डिंग के पीरियड से ही था, ड्राफ्ट हार्डिंग के पीरियड में तैयार हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग ने ही ये नियम बनाया कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सिविल सर्विस में आ सकता है। जो अंग्रेजों की उस जमाने की सिविल सेवा थी उसमें इंग्लिश कंपलसरी की गई। लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में ही नर बलि की प्रथा खत्म की गई। बेसिकली मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में और उड़ीसा में नर बलि देने की प्रथा थी, जिसमें कि लड़के की बलि दी जाती थी। 10 से लेकर के 16 साल तक के लड़के की बलि, देवता को प्रसन्न करने के लिए। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब लड़की अगर है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाए, ये प्रथा राजपूताना में बहुत थी। इसे लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में खत्म किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में आसाम में चाय के बागान बनाए गए बड़े बड़े। उससे पहले भी थे लेकिन उसमें बहुत तरक्की हुई। और उसी के पीरियड में संडे को हॉलीडे डिक्लेयर किया गया।
उसी के पीरियड में लाहौर की संधि हुई थी अंग्रेजों की और सिखों की, जो मैं एंग्लो सिख वार में पढ़ा चुका हूं आपको। ये कुछ ऐसे काम थे जो लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में हुए हैं। इससे ज्यादा जो मेरे पास 3-4 किताबें हैं, 5, उनमें नहीं दे रखा है कुछ। इंटरनेट पे भी इससे ज्यादा नहीं होगा। और कुछ हुआ हो तो बताएं। हम्म। एनीवन? नहीं सर। नो सर। चलिए फिर नेक्स्ट, गवर्नर जनरल। डलहौजी। डलहौजी मूल रूप से स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्कॉटलैंड में राजे रजवाड़े बहुत हुआ करते थे। डलहौजी, तुम जान लो, स्कॉटलैंड का मतलब है हिंदुस्तान का राजस्थान। हिंदुस्तान में जो राजस्थान में जो आपके ध्यान में आता है, रजवाड़े होंगे, जी सर। राजा होंगे, रियासतें होंगी, इज द सेम थिंग। इस मुल्तान के गवर्नर वाली घटना को रहते हुए रणजीत सिंह से अपने संबंधों को, अंग्रेजों के संबंध बहुत अच्छे रहे थे। उसी के आधार पर मुल्तान वाली बात को हटा करके उसे वहीं का वहीं खत्म कर दें। लेकिन डलहौजी की ओपिनियन ये थी कि पंजाब के लोगों के पास ना तो संसाधन रहने चाहिए, ना ही कोई अवसर रहना चाहिए। संसाधन भी नहीं और अवसर भी नहीं, जिससे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकें। और इसी के तहत मार्च 1849 में डलहौजी ने पंजाब के विलय की घोषणा कर कि पंजाब अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। और जो महाराजा रणजीत सिंह के वंशज थे, वंशज क्या थे, उनके पुत्र थे, उनकी अंतिम रानी से पैदा दलीप सिंह, उन्हें पेंशन दे दी और कोहिनूर हीरा उनसे लेकर के इंग्लैंड भेज दिया। अब पंजाब के विलय से, उधर सिंध के विलय से, जो हिंदुस्तान की नेचुरल बाउंड्री है, वहां तक अंग्रेज पहुंच गए। पंजाब के विलय का मतलब समझ रहे हैं ना? हिमाचल का भी विलय, पाकिस्तान वाले पंजाब का भी विलय, और कश्मीर का तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो भेज दिया गया था। महाराजा हरि सिंह के पूर्वजों को। इस तरह से एक लंबा चौड़ा एरिया अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में आ गया और आजादी होने तक बना रहा। दूसरा था पीगू का विलय। पीगू बेसिकली बर्मा में, लोअर बर्मा को कहते हैं। लोअर बर्मा मतलब वो बर्मा का वो हिस्सा जो इंडियन ओशियन की तरफ है, सदर्न पार्ट। जैसा हमने देखा था कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार के बाद बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी सेटल हो गए थे यादवों की संधि के बाद।
उनमें से 2 व्यापारियों शेफर्ड और लुइस पर बर्मीज गवर्नमेंट ने कुछ फाइन लगा दिया। उन्होंने वहां से एक पिटीशन भेज दी डलहौजी के पास। डलहौजी ने कहा कि भाई इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो अंग्रेज व्यापारियों का ये फाइन लगाएं, वो भी हमारे रहते हुए। तो डलहौजी ने एक पूरी नौसेना की फ्लीट भेज दी वहां। अब 2 व्यापारियों का मैटर, उसमें इतनी बड़ी फ्लीट भेजने की कोई जरूरत थोड़ा न थी। उद्देश्य था दूसरा। भाई किसी की शिकायत का निपटारा करने के लिए कहीं सेना भेजी जाती है क्या? तो लोकल जो कम्युनिकेशन करिए और जो आपस में बातचीत है उसी से हल हो जाता है। लेकिन वारशिप भेजे गए, युद्धपोत भेजे गए। नेगोशिएशन के बजाय। एक और डर था कि अमेरिका और फ्रांस के व्यापारी वहां आ रहे थे, तो डर ये था कि अमेरिका और फ्रांस का कोई हस्तक्षेप ना हो जाए, उससे पहले अंग्रेज कंपनी कब्जा ले। और दिसंबर 1852 में लोअर बर्मा यानी पीगू को पूरी तरह से एनेक्स कर लिया गया। और इसी को सेकंड बर्मा बार कहा जा सकता है। भाई इसे तो कहते हैं कि बिना बात के जो है जाकर के वहां कब्जा कर लेना, सीधे सीधे अवैध कब्जा है। लेकिन कर लिया गया। तभी तो बता रहा हूँ कि 1/4 1/5 हिस्सा किताबों में लिखा हुआ है। किसी किताब में मैं आज पढ़ रहा था कि 1/4 1/5 हिस्सा डलहौजी के पीरियड में ही बढ़ा। आप लोगों को पढ़ाने से पहले 4 या 5 किताबें मुझे पढ़नी पड़ती हैं। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, वो ये कि भाई इकोनॉमिक्स वाले टीचर ये कह रहे थे कि आप लोग ना टॉपिक लिख के भेज दो कि किन किन टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हो उनसे। अब उन्होंने कहा कि मैं जनरल तो सब कुछ पढ़ा चुका, अब उनसे ये पूछ लो कि बच्चों से कि वो किन किन टॉपिकों को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं हर वीक उसी की क्लास ले लिया करूँ। तो आप लोग देख लो, आप लोगों के जो टॉपिक हों वो मुझे व्हाट्सएप कर दो, लिख लिख करके, कंसल्ट करके, जिससे कि वो अपना उसे पढ़ा सकें। ओके सर। ठीक है। जी सर। तीसरा है सिक्किम। सिक्किम में आरोप लगाया कि 2 अंग्रेज डॉक्टरों से तुमने, उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, उनसे मेल ट्रीट किया गया, उनसे बदतमीजी की गई। बस इसी का आरोप लगा के दार्जिलिंग सिक्किम से ले लिया गया। दार्जिलिंग पहले हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। दार्जिलिंग की आप नेचुरल बाउंड्री भी अगर आप देखेंगे मैप में तो बिल्कुल सिक्किम से सटा हुआ है, जो आज वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग का विलय कर लिया गया। सिक्किम की रियासत में से उसका लगभग 1/3 हिस्सा ले लिया, बचा हुआ तो 1975 में आया है सिक्किम। ये तो हुई 3 विजय। अब जो सबसे नोटोरियस चीज है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय करने का सिद्धांत। डलहौजी के अनुसार हिंदुस्तान में 3 तरह की रियासतें थी। पहली वो जो कि कभी किसी सत्ता के अधीन नहीं रही, पूरी तरह से स्वतंत्र।
ना उनकी सहायक थी ना उनके अधीन थी। दूसरी वो जो या तो सहायक थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, या किसी समय में पेशवा के अधीन थी, या मुगल पावर के अधीन थी। और तीसरी वो जो अंग्रेजों ने बनाई है, जो अंग्रेजों ने क्रिएट करी है कि भाई इतने गांव की जमींदारी या इतने गांव की रियासत तुम्हें दी जाए, जो सनद से बनाई गई कि ये सनद ले जाओ, इतनी तुम्हारी, इसका रेवेन्यू तुम वसूलो। तो डलहौजी का मोटा मोटा ये कहना था कि पहली वाली कैटेगरी में जो है, जिनसे कभी कोई मतलब ही नहीं रहा, कभी हमारे अंडर में नहीं रही, उनमें सक्सेशन का राइट उनका नेचुरल राइट है, हर एक का होता है। उसके बाद उसका लड़का बैठेगा, नहीं है तो भतीजा बैठेगा, नहीं है तो जैसे वो अडॉप्ट कर लेंगे वो। बाकी जो दो कैटेगरी हैं जो या तो हमने बनाई है, या हमारी कभी अधीन रही हैं, या कभी हमारी सहायक रही। सहायक का मतलब वही सब्सिडरी लाइन। उनमें राजा का अगर कोई पुत्र नहीं है, मेल हेयर, तो राजा को एडॉप्ट करने का अधिकार तो है, लेकिन कंपनी की परमिशन से। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि पुत्र लेने, अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं था ना, अधिकार तो था, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल। लेकिन आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। रूलर्स का अधिकार एडॉप्शन का है, बट विद द एसेंट ऑफ द कंपनी। और कंपनी को अधिकार है उसकी परमिशन देने का भी और रिफ्यूज करने का भी। रिफ्यूज भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। डलहौजी ने कहा कि जो भी अडॉप्टेड सन होगा वो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी को तो इनहेरिट करेगा। मान लीजिए कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, उसे तो इनहेरिट करेगा। महल है, महल को भी इनहेरिट कर सकता है, लेकिन गद्दी को नहीं, नहीं कि राजा के टैक्स वसूलने करने के अधिकार को नहीं। उसके लिए जो अंग्रेजों की पैरामाउंट सी है, यानी पैरामाउंट पावर है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उससे अनुमति लेना जरूरी है। और पैरामाउंट पावर को यह अधिकार है कि वो कि जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के स्टेट्स हैं जिनमें परमिशन जरूरी है, वो उसे न दे, और ये माने कि गद्दी और वह पूरा राज्य व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, पूरे बड़े हिंदुस्तानी अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। और परमिशन दे दी तो नहीं है, लैप्स कर दिया, यानी कि खत्म हो गया। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया। और 1839 में सबसे पहले इससे जो स्टेट मर्ज की गई थी वो थी मांडवी।
डलहौजी से पहले। उसके बाद कोलाबा थी, और बुंदेलखंड में एक जिला है जालौन, यहाँ की भी रियासत को, यहाँ भी मराठाई रूलर थे झांसी की तरह, उसको भी 1840 में विलय किया गया था, डलहौजी से पहले ही। इवन सूरत के जो नवाब था उसकी रियासत को भी ऐसे ही मिलाया गया था, उसका कोई नेचुरल सन नहीं। डलहौजी ने ये किया है, डलहौजी ने इस पूरी चीज को पूरे हिंदुस्तान भर में यूनिफॉर्मली अप्लाई कर। और हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य को कंसोलिडेट करने की कोई मौका उसने नहीं छोड़ा। अब इस क्रम में डलहौजी ने जो पहली रियासत अपना निशाना बनाई, मौका जिससे मिला, वो थी सतारा। सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड, टू बी लैप्स्ड। सतारा महाराष्ट्र में आज एक जिला है। सतारा रियासत को, सतारा महाराष्ट्र रियासत बेसिकली क्या था कि उसका, उनका जो किंग थे उसका नाम था अप्पा साहेब। अप्पा साहब की हुई 1848 में मौत, उनके नहीं था कोई लड़का। मैंने आपको बताया था कि तीसरा एंग्लो मराठा वार 1818 में जब हुआ, तो उस जमाने में जो वॉइस थे, वो चाहते थे पेंशन, और उन्हें पेंशन नहीं दी गई, इसके लिए उन्होंने अपील करी इंग्लैंड तक। रहते थे वो बिठूर में, कानपुर में। पेशवाई खत्म होने के बाद मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद हिस्ट्री के पीरियड में, ये बता चुका हूं। एक जगह पड़ती है बरार, पहले वो हैदराबाद रियासत का हिस्सा हुआ करती थी। अब सब्सिडरी अलायंस तो निजाम ने बहुत पहले ही साइन कर लिया था।
एक बहुत बड़ी सेना वहां रहती थी। निजाम उसका रेवेन्यू नहीं दे पाया, उसके खर्चे का। तो निजाम से ये कहा कि तुम एक बहुत बढ़िया एरिया है जिसमें कॉटन बहुत होती है, आज भी बरार के एरिया में कॉटन बहुत होती है, तो वो हमें दे दो। तो बरार और उसके आसपास का बहुत बड़ा एरिया अंग्रेजी रियासत में मिला दिया गया 1853 में। और जो सबसे झांसी के अलावा सबसे नोटोरियस था वो था अवध का विलय। अवध के विलय में ध्यान रखिएगा कि अवध का विलय डॉक्ट्राइन और लैप्स के तहत नहीं हुआ है। अवध का विलय हुआ कुप्रशासन के आरोप पर, जो सिंध के अमीर के साथ किया गया। विलियम बेंटिक के समय में भी कई मौके आए, उससे पहले भी कई मौके आए। अंग्रेज बहुत दिन से हड़पना चाह रहे थे। विलियम बेंटिक के समय तो आया था कि बल्कि उस समय तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी कहा था कि अवध को मिला लिया जाए, लेकिन विलियम बेंटिक ने ऐसा करने से मना कर दिया था। ऐसा समय तो किलाइव के पीरियड में भी आया था 1765 में, जब शुजाउद्दौला हार गया था, तब भी विलय कर सकते थे। 1765 में भी नहीं किया, किलाइव ने नहीं किया था विलय। और उसके बाद विलियम बेंटिक के पीरियड में 1830 में आया यह मौका। इवन हॉर्डिंग के पीरियड में आया। डलहौजी ने क्या किया कि वहां जो रेजिडेंट था उससे एक रिपोर्ट मंगाई। रेजिडेंट का नाम था कर्नल स्लीमैन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन्होंने जो ठगों का अंत किया था। कर्नल स्लीमैन ने जो रिपोर्ट बनाई वो अवध को विलय करने के फेवर में नहीं थी। तो इन्हें उन्हें हटा करके फिर जनरल आउटरम को बना के भेजा वहां रेजिडेंट। और आउटरम ने डलहौजी के मन मुताबिक रिपोर्ट दे दी। उस जमाने में भी देखो गवर्नर जनरल को ना अप्रूवल लेना पड़ता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, तो वहां भी तथ्य पेश करने पड़ते थे, ऐसे हवा में नहीं ले सकते आप। तो डलहौजी ने एक मोटी चांदी रिपोर्ट बना करके यहाँ से भेजी कि अवध का विलय करना इसलिए जरूरी है कि वहां कोई शासन प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है। वहां का जो नवाब है दिन भर शतरंज खेलता रहता है। बल्कि एक उसमें एग्जाम्पल और था, मैंने किसी किताब में पढ़ा था 8-10 साल पहले, कि नवाब का चरित्र स्त्रैण है, मतलब स्त्रियों वाला चरित्र है। नवाब जो है गवैया भी है, गाता भी है और अपने दरबार में नाचता भी है। स्त्रैण चरित्र भी उसमें एक था कि इसके इसलिए ही डजंट डिजर्व टू रूल। अब 3 मुद्दों पर बहस हुई कि कंपनी पूरी तरह से स्टेट को अपने में मिला ले, नवाब को हटा करके, नवाब को बनाए रखे लेकिन स्टेट अपने हाथ में मिला ले, और तीसरा ये कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसे पूरा चार्ज दे दिया गया, नवाब को बना रख दिया जाए, लेकिन एक्चुअल काम ब्रिटिश रेजिडेंट थे। लेकिन डलहौजी और उसकी गवर्नर जनरल की पूरी काउंसिल इस बात में लगी थी कि पूरी तरह से अवध को मिला दिया। अवध मतलब लखनऊ, इसीलिए लखनऊ 1857 में विद्रोह का केंद्र बन गया। और उन्होंने कहा नवाब वाजिद अली शाह से कि आप एब्डिकेट करिए, मतलब गद्दी छोड़िए। और 13 फरवरी 1856 को अवध के विलय की घोषणा कर दी। ये थे डलहौजी के द्वारा किए गए वॉर एंड पीस की टैक्टिक्स से बढ़ाए गए एरिया की कहानी। कल क्लास का टाइम कितने बजे रखा जाए? 9 बजे, ठीक है? 9:30